ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे फिजिकल नीड्स ना। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दिस इज द फिजिकल नीड्स, और इसके अंदर हम देखेंगे कंफर्ट के बारे में। व्हाट इज कंफर्ट, कंफर्ट क्या है, एंड इसकी कॉजेस क्या है, कॉजेस ऑफ डिस्कम्फर्ट, एंड कुछ जो हमारे डिवाइस होते हैं, कंफर्ट डिवाइस फिजिकल हेल्थ को जो प्रमोट करते हैं, जो कि हॉस्पिटल में यूज होते हैं पेशेंट की सेफ्टी के लिए, कंफर्ट के लिए, फ्री फ्रॉम पेन और एंजाइटी के लिए। तो उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट वन यहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन लेते हैं। तो फर्स्ट, कंफर्ट क्या मीनिंग होता है बताएंगे कोई? व्हाट इज कंफर्ट? सो पहली बार नाम सुन रहे हो लगता है ना। कंफर्ट क्या होता है? कंफर्ट फ्री फ्रॉम द पेन, एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट। कंफर्ट क्या है? डिस्कम्फर्ट का उल्टा क्या होता है? कंफर्ट, राइट। आज हम क्या करते हैं, घर में कंफर्ट के लिए सोफ़ा खरीदते हैं, चेयर खरीदते हैं बैठने के लिए, मैट्रेस खरीदते हैं, अच्छा सा बेड शीट लेते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया? कंफर्ट डिवाइस हो गया। जितना ज़्यादा, जितना अच्छी चेयर, जितना बड़ी चेयर, जितना अच्छा सोफ़ा, उतना ज़्यादा कंफर्ट। कंफर्ट मिलता है पर खुशी नहीं मिलती है ना। कितनी ही महंगी सोफ़ा ले लो घर में, कितनी ही महंगा चेयर ले लो, कुछ भी ले लो, और उससे कंफर्ट, सुख सुविधाएं मिल जाती है पर खुशी नहीं मिलती है, राइट। तो खुशी क्या होती है? इनर स्टेट होती है। तो कंफर्ट इज स्टेट ऑफ फ्री फ्रॉम पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड एंजाइटी। तो कंफर्ट क्या है? सिंपल सी बात है, फ्री फ्रॉम पेन, फ्री फ्रॉम पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड एंजाइटी, राइट। तो कंफर्ट क्या है? मतलब डिस्कम्फर्ट से फ्री होना, फ्री फ्रॉम द पेन, डिस्कम्फर्ट, टेंशन और एंजाइटी, दिस इज द कंफर्ट। कंफर्ट इज डिफाइंड एज द सेफ्टी, एंजॉयमेंट इन फिजिकल और मेंटल वेलबींग, राइट। तो कंफर्ट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हमारा एंजॉयमेंट, मतलब की सेफ्टी होती है हमारे लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए, और साथ ही साथ हमारी मेंटल वेलबींग के लिए। जैसे घर में हम पिलोस यूज़ करते हैं, राइट, चेयर यूज़ करते हैं, सोफ़ा यूज़ करते हैं, तो फिजिकल हमको क्या करते हैं? हमारी कंफर्ट के लिए। ऐसे ही सिमिलरली हम हॉस्पिटल्स में भी कुछ कंफर्ट या कुछ हम सेफ्टी डिवाइस का यूज़ करते हैं, जो कि पेशेंट को फ्री फ्रॉम पेन और फ्री फ्रॉम एंजाइटी, किसी प्रकार का उसको ट्रबल ना हो, इसके लिए हम उनका यूज़ करते हैं, ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो, सेफ फील हो, राइट। तो उसको एंजाइटी, टेंशन और डिस्कम्फर्ट से पेशेंट आपका फ्री रहे। अब इसके कॉजेस ऑफ डिस्कम्फर्ट क्या हो सकता है? तो सबसे पहले पेन। अब किसी भी व्यक्ति को पेन हो रहा है तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा, उसको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। फियर एंड एंजाइटी ड्यू टू द इलनेस। अब इलनेस की वजह से सब कुछ उसके पास कंफर्ट डिवाइस है ना, सब कुछ उसको बेड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर उसको एंजाइटी है। इसकी वजह से, डिसीज़ की वजह से, भाई डिसीज़ हो गई है, कैसे ठीक होगा, क्या होगा, कब तक ठीक होगा, ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, हो भी गया तो जितना पहले चल पा रहा था उतना चलूंगा कि नहीं, कितना खर्च होगा, क्या होगा, सो मैनी थिंग्स। इसकी वजह से क्या होना? एंजाइटी होना ड्यू टू इलनेस। किस वजह से एंजाइटी हो रही? इलनेस की वजह से। तो इसकी वजह से उसको फेयर होना, एंजाइटी होना, तो वो भी क्या कम कॉज कर रहा है? डिस्कम्फर्ट। मतलब फिजिकली तो वो सब कुछ है, पर मेंटली इल होने की वजह से इनसिक्योरिटी फीलिंग। अब जहाँ पर वो एडमिट है, जिस जगह पर भी उसको इनसिक्योरिटी हो सकता है। इनसिक्योरिटी मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, या उसको मन में ख्याल आ रहा है ठीक हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, सिक्योर है नहीं है, इतना मेरे पास फंड है या नहीं है, जहाँ काम कर रहा है वहाँ से सिक्योर रहेगा नहीं है, 5-7 दिन, महीने भर कोई एडमिट है तो जॉब में उसका फाइनेंशियली भी है या नहीं है। लैक ऑफ स्लीप। अब एंजाइटी होगी, बार बार सो मेनी थॉट आएगा, तो इसकी वजह से लैक ऑफ स्लीपिंग भी होगी, उसको नींद नहीं आ पाएगी, भले हम अच्छा बैठ दें, कुछ भी करें, पर यदि उसको एंजाइटी है, माइंड में उसके बार बार रिपीटेटिव थॉट आ रहे, उसकी वजह से उसको लैक ऑफ स्लीप होना, तो वो भी कॉजेस ऑफ डिस्कम्फर्ट। अनकंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट अनकॉन्शियस है, अनकंफर्टेबल पोजीशन है, उसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है ना। पोजीशन में आपका सुपाइन है, लिटल पोजीशन है, तो उसमें यदि पेशेंट डिस्कम्फर्ट है किसी भी तरह से है, पोजीशन में अनकंफर्टेबल होने की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है पेन की वजह से, पेशेंट को कोई भी फिजिकल पेन है उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इमोशनल पेन है उसकी वजह से भी हो सकता है।
रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ड्यू टू वीकनेस, जो उसका बॉडी पार्ट है उसका मूवमेंट स्टॉप हो गया, रेस्ट्रिक्शन मतलब स्टॉप होना, रेस्ट्रिक्ट होना, किस वजह से, वीकनेस की वजह से ना। अब वो दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट हो गया है ना, उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, हाथ में कोई फ्रैक्चर हो गया है या कोई वीकनेस है तो हाथ का मूवमेंट नहीं कर पा रहे, खुद से अपनी जो डेली लिविंग एक्टिविटी है, खाना खाना, पानी पीना, नहाना धोना, वो नहीं कर पा रहे हैं, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से, तो इसकी वजह से उसको क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। देन रिंकल्स, सॉइल्ड एंड बेड सीट, अब जो बेड सीट है उसमें रिंकल्स होना, सेलवट होना, गंदी हो रही होगी, धूल मिट्टी लगा होगा, दाग माग लगे होंगे, या फिर गीला होगा फ्लूइड की वजह से, ब्लड की वजह से, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, रिंकल्स होने की वजह से, सॉइल्ड होने की वजह से, या फिर बेड सीट मॉइस्ट होने की वजह से। नेक्स्ट, डिलेड एंड इनएडुकेट अटेंशन टू द मीट द पर्सनल नीड्स, अब उसकी जो भी पर्सनल नीड है उसको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रही है ना, वो जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। पर्सनल नीड जैसे कि उसको वॉशरूम जाना है तो फिजिकली डिस्कम्फर्ट है, कोई बॉडी में कोई पेन है, वीकनेस है, तो उसकी वजह से वो नहीं जा पा रहा है, उसको ब्रश करना है वो नहीं कर पा रहा है ना, किसी से मिलना है वो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी जो पर्सनल नीड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से क्या होना, या हो पा रही है तो डिले हो रहा है। उसको चाहिए थी कि मुझे इमीडिएट, घर में था, किसी को बोला मुझे चाय चाहिए, किसी ने नहीं बना के दी, वो खुद से बना के पी सकता है यदि फिजिकल फिट है। तब हमने बोला चाय चाहिए, उन्होंने बोला अभी टाइम नहीं है, वाइफ ने बोला 1 घंटे बाद मिलेंगे, राइट, तो उसकी नीड क्या थी, इमीडिएट, और उसको डिले हो गई। तो नीड में डिले होने की वजह से, इनएडुकेट होने की वजह से, अटेंशन उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो फिजिकल नीड है, पर्सनल नीड है, वो फुलफिल नहीं हो रही, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है डिस्कम्फर्ट का। अगला, लैक ऑफ एक्सरसाइज ना, हम जनरली एक ही जगह पर बैठे रहें 8 घंटे 5 घंटे तो हमें डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाती है, बॉडी में हमारी एनर्जी आ जाती है, एक्टिविटी हम करते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो पेशेंट यदि बेड रिडन है, एक्सरसाइज उसकी लैक ऑफ है, उसकी वजह से उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम टेम्परेचर, राइट, तो टेम्परेचर ज़्यादा रहे तो नॉर्मल पर्सन को भी, पेशेंट हो या कोई भी नॉर्मल हो, उसको डिस्कम्फर्ट होता है, राइट, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से। अगला जो कॉजेस है, ब्राइट लाइट एंड ग्लेयर्स, बहुत ज़्यादा लाइट होने की वजह से, हम रात में सोते हैं तो लाइट को ऑफ करके या फिर जीरो लाइट लगा करके सोते हैं, लाइट में किसी को नींद नहीं आती है, तो ज़्यादा लाइट होना या चकाचौंध ज़्यादा होना, ग्लेयर्स ज़्यादा होना, उसकी वजह से भी हमको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो पेशेंट जब भी सो रहा है उसको वैसा इन्वायरमेंट देना है। हम यदि सोचेंगे कि यार नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, लाइट चालू है, तो नींद कैसे आएगी, सबसे पहले वैसा हमको इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हमको नींद आ जाए। मोबाइल को साइड में रख देंगे, लाइट को ऑफ कर देंगे, तो कुछ समय बाद नींद ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और जब भी हम जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं, आज हम देखते हैं तो मोबाइल हमारा सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल हमारा 20 फीट दूर होना चाहिए, और आज हम जनरली देखते हैं हम क्या करते हैं, तकिए के पास हमारा मोबाइल को रख करके सो जाते हैं, राइट, तो कभी भी मोबाइल है तकिए के पास नहीं होना चाहिए, कम से कम 20 फीट दूर मोबाइल को रखना चाहिए, 15 से 20, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी आती है, रेडिएशन आता है, और जब फ्रीक्वेंसी आती है तो वो हमारे माइंड को भी डिस्टर्ब करती है। तो पेशेंट हो या नॉर्मल व्यक्ति भी हो, 1 घंटे पहले सोने से मोबाइल का यूज़ करना स्टॉप करना है, और मोबाइल को अपने से 20 फीट दूर रख करके सोना है। देन इंडाइजेशन इन इरेगुलर बबल मूवमेंट, बबल मतलब कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हम जैसे कि डेफिकेशन के लिए जाते हैं, पोटी के लिए जाते हैं, तो वो इरेगुलर होना, प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होना, पेट में एसिडिटी होना, गैस बनना, पेट खराब होना, इरेगुलर होना, है ना। जैसे दिन में हम एक या जनरली 2 बार जाते हैं, दिन में 2 दिन में 1 बार होना, 3 दिन में 1 बार होना, या फिर लूज मोशन होना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, दिस इज इरेगुलर बबल मूवमेंट। तो उसकी वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। आई समझ। अब हम देखेंगे इसका डिवाइस फॉर प्रमोटिंग फिजिकल कंफर्ट। पॉज कर दूँ। ओके, सो यहाँ पर अब हम देखेंगे डिवाइस प्रमोटिंग फिजिकल कंफर्ट में। अभी तक हमने देखा था डिस्कम्फर्ट किस किस से कॉज हो रहा है, अब कौन कौन से मैकेनिकल डिवाइस है या फिजिकल डिवाइस है जिससे हमारा डिस्कम्फर्ट को हम कंफर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम कंफर्ट को प्रमोट कर सकते हैं, राइट, फिजिकल कंफर्ट को। तो फिजिकल कंफर्ट को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट आपका यूज़ होता है पिलो, ना, हम घर में भी यूज़ करते हैं, सिमिलरली हमारा हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है।
फ्लो का क्या यूज़ होता है, बॉडी को कंफर्टेबल पोजीशन देने के लिए, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए, राइट। फ्लो सभी जानते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है। अभी हम देखेंगे इसका पर्पस, क्या इसका पर्पस है। तो फर्स्ट इसका जो पर्पस है, प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। पेशेंट यदि आपका बेड रिडन है, पेशेंट को आपको सिटिंग पोजीशन में रखना है, तो आपको एक उसके हेड को और पीछे बैक को आप लोकल सपोर्ट दे सकते हो। साथ ही साथ आपको लेटरल पोजीशन में रखना है पेशेंट को, तो आप बैक साइड से और उसके आर्म के बिटवीन, आप दोनों नी के बिटवीन आप फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, पेशेंट को कंफर्ट के लिए पिलो का सपोर्ट दे सकते हो। मतलब पिलो का सपोर्ट आप पेशेंट को बॉडी को अलाइनमेंट को प्रॉपर रखने के लिए ना, पेशेंट की बॉडी पार्ट्स के जो अलाइनमेंट है उसको गुड सपोर्ट के लिए ना, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, यदि प्रेशर हो रहा है प्रेशर को हम रिड्यूस करेंगे। दो चीज़ों के बीच, यदि हेड के बीच और उसके मैट्रेस के बीच प्रेशर आ रहा है या फिर उसकी नी के बीच प्रेशर आ रहा है, तो बिटवीन में हम क्या कर देंगे, पिलो का सपोर्ट दे देंगे। जैसे कि ये दो बॉडी पार्ट्स है, इनमें ऐसा रहेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, बीच में हम पिलो का यूज़ करेंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। फॉलो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं एज पर जैसा हमको कंडीशन रिक्वायरमेंट है, वैसा हम इसको पिलो को एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, और बेड के नीचे मैट्रेस में हम इसे टक भी कर सकते हैं एज पर नीड, एज पर कंडीशन। अगला इसका क्या रोल होता है, सपोर्ट द हेड। हेड के सपोर्ट के लिए नेक को हमको सपोर्ट देना है, आर्म को हमको सपोर्ट देना है, लेग को सपोर्ट देना है, या बॉडी के किसी भी पार्ट को या बैक को हमको सपोर्ट देना है, उसके लिए हम पिलो का यूज़ करते हैं। तो पिलो का मल्टीपल यूज़ होता है। फर्स्ट सेफ्टी डिवाइस में इसलिए इसको रखा है, और हमारा नॉर्मल कॉमन यूज़ होता है, घर में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ होता है वो होता है बैक रेस्ट। बैक रेस्ट हमारा एक ट्रायंगुलर लोहे का एक डिवाइस होता है, लोखंड का एक डिवाइस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, और हालांकि अभी भी अवेलेबल है, पर अभी मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बेड जो है पूरे इलेक्ट्रिकल आ गए, तो इलेक्ट्रिकल हम उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं ना। और आपके नर्सिंग के पार्ट्स में है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, इट इज़ द मैकेनिकल डिवाइस प्रोवाइड सूटेबल सपोर्ट एंड रेस्ट फॉर द बैक ऑफ द पेशेंट इन सिटिंग पोजिशन। पेशेंट यदि सिटिंग पोजिशन में है तो ये क्या करता है, आपको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपकी बैक को। बैक हो गया, आपका नेक हो गया, और हेड वाला पार्ट ना इस तरीके से ट्रायंगुलर होता है, लेबोरेटरी में आपने देखा होगा इस तरीके से। तो पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है सपोज, ठीक है, तो पेशेंट इधर लेट सकता है, इससे टिक करके वो बैठ सकता है। तो इस सपोर्ट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसका क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है, पेशेंट को सूटेबल रेस्ट प्रोवाइड करता है, बैक रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, बैक रेस्ट। अब इसका पर्पस क्या हो सकता है, टू सपोर्ट द बैक। बैक को सपोर्ट करने के लिए पेशेंट को पोलर पोजीशन में रखना है, सेमी पोलर पोजीशन में रखना है, तो पेशेंट की बैक को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टू फैसिलिटेट इजी ब्रीथिंग, पेशेंट यदि सिटिंग पोजीशन में रहेगा तो फॉल पोजीशन में रहेगा, उसको ब्रीथिंग लेने में भी डिफ़िकल्टी नहीं होती, वो ईजिली ब्रीथ कर सकता है। इट गिव द स्पेशली फॉर सपोर्ट बैक इजी ब्रीथिंग। फर्स्ट पर्पस है सपोर्ट बैक। नेक्स्ट है इजी ब्रीथिंग। और क्या सपोर्ट होता है इसका, क्या रोल होगा, इट गिव द स्पेशली फॉर हार्ट पेशेंट एंड अस्थमा पेशेंट इवन इन ऑपरेटिव पीरियड, राइट। इस पेशेंट को हम दे सकते हैं, किसी का हार्ट फेल्यूर का पेशेंट है, हार्ट अटैक का पेशेंट है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है, उसको हम सिटिंग पोजीशन में रखेंगे ना। उसके बाद फिर दूसरा पेशेंट है, उसको हम दे सकते हैं, जैसे कि उसको अस्थमा है, निमोनिया है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है, कोरोना है, तो इस पेशेंट को हम क्या करेंगे, सिटिंग पोजीशन में रखेंगे, जिससे कि जो उसका लंग्स का फंक्शन है, कार्डियक का है, वो फैसिलिटेट हो, वो ईजिली फंक्शन करता रहे ना। स्पेशली किस पेशेंट में अस्थमा है, निमोनिया का केस है, हार्ट का कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, उस केस में। नेक्स्ट यूज़ होता है हमारा रोल। हैंड रोल
hand roll are made of cloth that rolled into cylindrical about 3 to 4 inch long and 2 to 3 inch in diameter stiff firmly. ठीक है, रोल क्या होता है, एक सर्कल लाइक इस तरीके से इस तरीके की हमारी रिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, रोल। और रोल का हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली हमारे जॉइंट पर है, पेशेंट आपका एल्बो का जॉइंट है, तो पेशेंट यदि इस तरीके से सो रहा है तो उसका फ्रिक्शन कहाँ पर होगा, बेड में। एल्बो जॉइंट पर हम जो रिंग है उसका हम यूज़ करेंगे तो यहाँ का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। पेशेंट यदि आपका प्रोन पोजीशन में है तो नी जॉइंट के नीचे, नी जॉइंट के वहाँ पर हम क्या करेंगे, रिंग का यूज़ करेंगे, है ना। तो जब हम रिंग का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का जो प्रेशर पॉइंट है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। डायरेक्टली जो सरफेस है, मैट्रेस है, आपकी बेडशीट है, उससे वो टच नहीं हो रहा, वो फ्री फ्रॉम उससे ऊपर रहेगा। तो ये होता है हमारे रोल्स का यूज़, रोल एंड रिंग्स। तो रोल को हम क्या करते हैं, हैंडमेड हमारा रोल होता है, और अभी तो मेडिकल में भी मिल जाता है आपको, कॉटन का बना हुआ रहता है, या हम कॉटन से भी फोल्ड करके उसको रोल को बना सकते हैं। ये जो मैंने बताया रिंग का है, इसका पर्पस क्या है, टू कीप द फिंगर फ्री बीइंग एंड हेल्ड इट टाइट फिस्ट। रोल अलग होता है, मैंने जो भी बताया वो रिंग के बारे में बता दिया। रोल मतलब आप उससे वैसे राउंड राउंड करके बना लेते हैं, जैसे आप स्ट्रेच बॉल रहता है उसको प्रेस करते हैं, तो रोल को क्या करेंगे, जैसे ये हो गया, तो ये क्या हो गया, रोल है, जिसको आपको जो आपकी फिंगर है ना, फिंगर को आपको उसको टाइट हेल्ड करना है, कोई इसको आपको कोई मतलब एक्सरसाइज वगैरह करना है उसके लिए, या फिर आपको उसको मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना है, उस समय आप ऐसा जैसे कि रोल है इसको आप ऐसे पकड़ के रखेंगे ना, तो ये क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस। देन दूसरा इसका क्या रोल होता है, रोल आर मेड अप ऑफ फोल्डिंग इस सीट टू द डिजायर लेंथ about 2 to 3 feet and then roll into the tight cylindrical thighs. Roll used for the support hip and thigh, preventing from the outward rotation and keeping the feet in the good alignment in case of paralysis, fracture, femur and hip सर्जरी। दूसरा जो रोल का यूज़ क्या होता है हमारा, सपोर्ट करने के लिए, जैसे हमारा थाई है तो ये थाई को सपोर्ट करता है, थाई के नीचे हम यदि इसको लगाते हैं, साइज इसका डिफरेंट हो सकता है, एज पर कंडीशन से हम रोल बना लेते हैं, जो कि कॉटन का होता है, फिर्म होता है, इससे पिलो या क्यूशन होता है। सिमिलरली वैसे ही होता है रोल हमारा, और स्पेशली थाई के पास या फिर हमारी बॉडी का कोई अलाइनमेंट है, वो पैरालाइज है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो उस केस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फुट रेस्ट। ये मैंने रिंग के बारे में बताया था, रोल अलग होता है, रोल का इस तरीके से रहेगा, वो रोल रहेगा, इस तरीके का जो रिंग रहेगी। सो नेक्स्ट हमारा है फुट रेस्ट। These are the mechanical device used to give the rest to foot, sandbag और footboard may be used। फुट रेस्ट क्या होता है, कल हमने इमेज में भी देखा था, फुट को हमारे रेस्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है, जो कि हमारा लेदर का, कैनवा का या कार्क वगैरह का बना हो सकता है। फुट को रेस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और सैंड बैग का भी कभी कभी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फुटबोर्ड बोलते हैं इसको, ये फुट रेस्ट। इसका क्या पर्पस है, टू मेंटेन द नॉर्मल पोजीशन ऑफ फीट, दोनों हमारे जो पैर हैं उनकी नॉर्मल पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। कोई आपका ऑपरेटिव वगैरह हुआ है ना, पेन है, स्वेलिंग है, कोई डिस्कम्फर्ट है फुट में, तो फुट रेस्ट का हम यूज़ करेंगे। टू प्रमोट द कंफर्ट को प्रमोट करने के लिए। टू प्रिवेंट द फुट ड्रॉप ना, फुट ड्रॉप क्या होता है, व्हाट इज फुट ड्रॉप, कल के लेक्चर में बताया था। अभी ये हाथ है तो यहाँ पर आपका टेंडोन है, टेंडोन मसल्स की वजह से आप इसका मूवमेंट कर पा रहे हो ना, और ये आपका ये हैंड ड्रॉप बता रहा हूँ मैं। तो ये हाथ यदि ऐसा हो गया तो ये क्या हो गया, आपका हैंड ड्रॉप। सिमिलरली ऐसे ही आपका जो फुट है उसका मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ वो एक तरफ ऐसे ड्रॉप हो गया है ना, टेंडोन में इंजरी होने की वजह से, फ्रैक्चर होने की वजह से, कट होने की वजह से टेंडोन, तो क्या होगा, आपका फुट ड्रॉप हो जाएगा, है ना। ऐसा मेरा ये हाथ अभी वापस से ऊपर नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया,
हैंड ड्रॉप, ऐसे सिमिलर होता है फुट ड्रॉप। तो फुट आपका ड्रॉप कर रहा है तो फुट को रेस्ट करने के लिए, कोई वहाँ पर डिस्कम्फर्ट है, कोई ऑपरेट हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो इस केस में हम फुट रेस्ट का यूज़ करते हैं। कंफर्ट को प्रमोट करने के लिए, फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए, और फीट को नॉर्मल पोजीशन एंड कंफर्ट के लिए। नेक्स्ट हमारा सैंड बैग। दिस आर द कैनवास, रबर और प्लास्टिक बैग फिल विद द सैंड। दिस आर यूज टू द इमोबलाइज पार्ट ना। तो इसका यूज़ क्या होता है, कोई हमको फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, स्पेशली यदि लॉन्ग बोन में फ्रैक्चर हुआ है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बोन में कोई भी फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर को हम क्या करते हैं, उसका जो साइज है उसको वापस से रिपोजिशन करने के लिए हम सैंड बैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो ये दोनों बोन है और इनके बीच फ्रैक्चर हो गया है, तो ये बोन कहाँ आ गई, इसके ऊपर आ गई। इसको हम ट्रैक्शन देंगे, इसको खींचेंगे तो वापस हमको इस पोजीशन पर बोन को लेकर के आना है। नहीं तो क्या हो रहा है, बोन फ्रैक्चर होने की वजह से इसके ऊपर है तो वो इधर रहेगी, तो मूवमेंट में भी ज़्यादा पेन होगा और हीलिंग होने में भी ज़्यादा पेन होगा। तो पेन और डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक उसको जो आता है हमारा डिवाइस आता है उसको हम लगा करके और सैंड रेत का जो बैग है वो हम उसमें लटका देंगे। 1.5 kg 2 kg का हम यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर जो बोन की पोजीशन है वो वापस से नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगी ना। ट्रैक्शन के लिए, खिंचाव के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट आता है, हम इसका पर्पस क्या है, टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट। एक पर्पस सभी में कॉमन है, जितना भी आपका डिवाइस है, टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट, टू रिलीव द पेन। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। यूज टू द सपोर्ट ऑफ बॉडी पार्ट, यूज टू इमोबलाइज द बॉडी पार्ट, पेन, डिस्कम्फर्ट, सपोर्ट और इमोबलाइज। फ्रैक्चर बोन ना, इमोबलाइज, फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट के लिए, कंफर्ट के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए। पेन रिड्यूस मतलब वही कंफर्ट हो गया, पेन रिड्यूस होगा तभी कंफर्ट होगा। और क्या यूज़ हो सकता है इसका, टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप और रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप और रिस्ट ड्रॉप को भी प्रिवेंट करने के लिए, फुट ड्रॉप एंड रिस्ट ड्रॉप। देन नेक्स्ट हमारा ईयर एंड बॉटल मैट्रेस। तो ईयर बेड का या वाटर बैग तो अभी यूज़ नहीं होता है, बहुत कम या ना के बराबर ही होता है ना, क्योंकि अभी मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गया, तो अभी ईयर बेड का यूज़ होता है। पहले के समय पे क्या होता था, टेक्नोलॉजी इतना नहीं था तो हम वाटर बैग का यूज़ करते थे। जैसे कि पूरा हमारा बेड रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, वाटर रहता है, जो क्या करता है, आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। तो भी क्या आता है हमारा ईयर बैग। ईयर बैग का क्या काम होता है, जो हमारे प्रेशर सोर्स होते हैं, प्रेशर सेंसर होते हैं, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, प्रोन पोजीशन में, तो वो फ्रिक्शन को क्या करता है, प्रेशर को रिड्यूस करता है हमारा ईयर बैग। लिख लिया है, ईयर बैग, ईयर या वाटर मैट्रेस। इसका क्या पर्पस होता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, प्रिवेंट बेड सोर या प्रेशर सोर, प्रोवाइड कंफर्ट। ठीक है, ये इसका यूज होता है। इम्प्रूव सर्कुलेशन, इम्प्रूव सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए
किस पेशेंट में यूज़ करते हैं? बेड रिडन पेशेंट, बेड रिडन पेशेंट और ओबेस पेशेंट, ज़्यादा फैट पेशेंट है, ओबेस पेशेंट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बेड रिडन पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। और कोई क्रॉनिक इलनेस है पेशेंट को, ऐसे पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा जो यूज़ होता है सेफ्टी डिवाइस, दिस इज द रिंग। रिंग का मैंने जैसे भी बताया था, एक सर्कल रिंग होती है जो कि हमारे ईयर की हो सकती है, उसमें हम ईयर फिल कर सकते हैं, रबर की हो सकती है या फिर कॉटन की भी हो सकती है। इसका क्यों यूज़ करते हैं हम? जो हमारे जॉइंट है ना, स्पेशली हमारा नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, इनके बीच जो फ्रिक्शन है बोनी प्रोमिनेंस के बीच, वहाँ पर फ्रिक्शन को हम कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें, इसके लिए उसका यूज़ होता है। क्योंकि जो रिंग का यूज़ कर रहे हैं उसकी जो सरफेस है वो आपके मैट्रेस से, आपकी बेड शीट से फ्रिक्शन होगी, उससे टकराएगी, पर जो आपका बॉडी की सरफेस है, स्किन है, वो ऊपर रहेगी, राइट। तो रिंग का हम यूज़ करते हैं टू लिफ्ट द हिप बेड टू प्रिवेंट द बेड सोर्स। इसका फर्स्ट इसका पर्पस है टू लिफ्ट हिप फ्रॉम द बेड टू प्रिवेंट बेड सोर। बॉडी पार्ट्स कर लो, क्योंकि नी के लिए हम यूज़ करते हैं लिफ्ट करने के लिए। एंड नेक्स्ट है डायरेक्ट प्रेशर को बोनी टू प्रिवेंट डायरेक्ट प्रेशर। इसको डायरेक्ट प्रेशर टू बोनी प्रोमिनेंस एरिया में डायरेक्ट प्रेशर को क्या करता है? रिड्यूस करता है, उसको प्रिवेंट करता है। टू इम्प्रूव सर्कुलेशन आफ्टर, नेक्स्ट है टू इम्प्रूव सर्कुलेशन। लिख लिया। नेक्स्ट हमारा बेड क्रेडल, एंड बेड ब्लॉक। तो क्या होता है बेड क्रेडल? हमारा बेड क्रेडल, दीज आर वेरी वाइडली इन साइज एंड मटेरियल। दीज आर द वुडन, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक एंड क्रेडल सपोर्ट and take off the weight of top bedding. These are the semi-circular in shape and made up of the wood and metal. ये जो होता है सेमी सर्कुलर के हमारे बने हुए होते हैं, या ये हमारा मेटल का हो सकता है, वुड लकड़ी का हो सकता है, या फिर हमारा मटेरियल लोहे वगैरह का भी ये हो सकता है ना। तो बेड क्रेडल का क्या पर्पस होता है? ये हमारा प्रिवेंट करता है टॉप ऑफ क्लॉथ। जैसे कि हमने देखा था कि यदि बर्न बेड है ना, कोई बर्न पेशेंट है, तो इन्फेक्शियस डिसीज है, स्पेशली हम बर्न पेशेंट में क्या करते हैं? बेड क्रेडल का यूज़ करते हैं ना। जैसे कि ये हमारा बेड है, जस्ट एग्जांपल, और इसके ऊपर हमने क्या किया?
ठीक है, मान लो ये बेड है, राइट, और इस तरफ हमने ये बेड क्रेडल लगा दिया, जो कि पेशेंट के जैसे मच्छर जाली लगाते हैं सिमिलरली वैसा बेड क्रेडल रहता है, ताकि जो बेड शीट वगैरह है वो डायरेक्टली टकराए ना। पेशेंट यदि बर्न है और डायरेक्ट हम उसको क्या करेंगे, बेड शीट से कवर कर देंगे, तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, उसको इरिटेशन होगा, बेड शीट भी हमारी ख़राब हो जाएगी, दूसरी बार हम उससे यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेड क्रेडल का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर फिर हम बेड शीट वगैरह डालते हैं, ताकि और इन्फेक्शन ना हो, पेशेंट को इरिटेशन ना हो। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आता है हमारा बेड ब्लॉक। बेड ब्लॉक मतलब हमने देखा कि जो हमारे बेड होते हैं उसमें 3 ब्लॉक होता है। क्यों हंसी आ रही है? बेड में क्या होता है, हमारे अलग अलग ब्लॉक होते हैं, हम उससे एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसे तीनों जगह से एडजस्ट कर सकते हैं। कार्डियक बेड है, इलेक्ट्रॉनिक है या नॉन इलेक्ट्रॉनिक बेड है, उसमें भी हमारा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उससे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी हमको पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है। उसको क्या बोलते हैं, बेड ब्लॉक ना। ये अलग से भी आता है, और इलेक्ट्रॉनिक बेड है तो उसमें फैसिलिटीज रहती है। बेड ब्लॉक क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ वुड, इट मे बी हाई और लो, दीज आर द प्लेस अंडर द फुट ऑफ बेड और वेरियस रीजन्स। तो पहले क्या होता था कि इतना टेक्नोलॉजी नहीं था ना, इतना एडजस्टेबल बेड या इतना इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता था। तो उस समय की ये बुक है जिसमें बताया हुआ है कि जो बेड बैकरेस्ट है या फिर जो हमारे बेड ब्लॉक है, तो ये अलग अलग आते थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इनका यूज़ करते थे। पर अभी मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग सभी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और सिंगल क्लिक से हम उसे प्रेस करके रिमोट कंट्रोल से जैसा चाहे वैसा हम एडजस्ट कर सकते हैं। पर पहले ये सेफ्टी डिवाइस का यूज़ होता था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, मॉडर्न साइंस नहीं था उस समय। जैसे बेड ब्लॉक हो गया, बेड हमारा बैक रेस्ट हो गया, तो अभी हालांकि इतना यूज़ नहीं होता है, पर फिर भी उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो बेड ब्लॉक का क्या यूज़ होता है, टू प्रिवेंट द शॉक ना, पेशेंट को शॉक से प्रिवेंट करने के लिए, टू अरेस्ट हेमरेज, पेशेंट को कोई हेमरेज हो रहा है, जैसे उसके फुट में कोई इंजरी हुई है, स्पेशली लोअर पार्ट में कोई इंजरी हुई है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसको एलिवेट करके रखेंगे हाथ को या फुट को, तो क्या होगा, वहाँ से ब्लीडिंग का जो है वो स्टॉप हो जाएगा। हाथ यदि नीचा है तो ऑब्वियसली बात है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, और हाथ कैसे ऊपर कर लेंगे तो क्या होगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगी, ब्लीडिंग हमारी रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। देन इसका क्या पर अलग अनदर पर्पस होता है, आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, कोई हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया जब भी देते हैं पेशेंट को हमको एकदम फ्लैट नहीं रखना होता है ना, उससे क्या होता है, उसको और हैवीनेस होता है और उसको जल्दी से वो रिकवर नहीं होता है ना, तो और कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसके लिए पेशेंट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सेमी फोलर पोजिशन में या फिर हम सुपाइन पोजिशन, वो सॉरी सेमी फोलर या फोलर पोजिशन में रखेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया के समय पर, या फिर एनीमा वगैरह दिया है उस समय पर है ना, या कोई टॉन्सिलेक्टोमी हुई है, या ट्रैक्शन हमको प्रोवाइड करना है। कई बार हम देखते हैं कि बेड पेशेंट का पैर ऐसे ऊपर लटका है, कई बार ऐसे हाथ लटका दिया ऊपर, तो वो क्या होता है, ट्रैक्शन। ट्रैक्शन हमको यूज़ करना है तब। पेशेंट को कोई पोस्चुरल ड्रेनेज है, कोई ऑपरेट हुआ है और उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है, ड्रेनेज हो रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एज पर कंडीशन पेशेंट को पोजीशन दे सकते हैं ना। तो आगे से हमको हेड को एलिवेट करना है, बैक से करना है, मिडिल से करना है, जैसा हम चाहें वैसा हम एडजस्ट कर पाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट आता है ईयर क्यूशन। ईयर क्यूशन सिमिलर हमारा जैसा पिलो होता है वैसे ही होता है, और ईयर क्यूशन हमारे ट्रायंगुलर शेप का होता है, राउंड शेप का भी आ सकता है, रबर का या कॉटन के बने हुए होते हैं, और इनमें रबर का रहेगा तो ईयर वगैरह फिल रहती है, कॉटन का रहेगा तो वैसे ही कॉटन सॉफ्ट रहते हैं ना। तो जो टेक ऑफ वेट को वेयर करने के लिए, बॉडी वेट को टेक ऑफ करने के लिए इनका यूज़ होता है। इसका पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट द प्रेशर सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी, कुछ बॉडी पार्ट में प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए, एंड कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट को इसका यूज़ होता है ना। ईयर क्यूशन आप जानते होंगे, ईयर हमारा पिलो की तरह ही आते हैं, सिमिलरली थोड़ा सा छोटा रहता है और ट्रायंगुलर शेप का रहता है। आया समझ? ठीक है, तो ये सब हमारे सेफ्टी कंफर्ट डिवाइस होते हैं, और कल के लेक्चर में हमने सेफ्टी डिवाइस के बारे में देखा था। तो पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करने के लिए, कंफर्टेबल पोजीशन के लिए, पेशेंट को सर्कुलेट करने के लिए, और
पेन, एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो फिजिकल उसको कंफर्ट मिलता है, साथ ही साथ उसको मेंटल वेलबींग के लिए भी ये बेटर होता है। पेन को रिलीफ करने के लिए, डिस्कम्फर्ट को रिलीफ करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पिलो हो गया, बैक रेस्ट है, रोल्स है, बैक ना, उसका एयर क्यूशन है, मैट्रेस है, एयर मैट्रेस है, वाटर मैट्रेस है, ये सारी चीज़ें आ जाती। रोल हो गया, रिंग हो गया, बेड क्रेडल हो गया, बेड ब्लॉक हो गया, ये सब इसमें हमारे यूज़ होता है। फुट रेस्ट है, कार्डियक टेबल है, ग्लव्स विद वाटर है, ट्रोकेंटर है, ये सब। कार्डियक टेबल ये रह गया है क्या हमारा? कार्डियक टेबल, एयर क्यूशन, ग्लव्स, वाटर, ट्रोकेंटरोल। कार्डियक टेबल ये है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक टेबल। पेशेंट को खाना खाना है, कुछ उसका एक्टिविटी करना है, पढ़ाई करना है ना, तो वो वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट हेड डाउन करना है तो वैसा भी कर सकता है, उसके बेड के ऊपर आ जाता है। बेड के ऊपर कार्डियक टेबल जो है। ट्रोकेंटर होता है जो हम पेशेंट का ऐसे पैर को हम ऊँचा, हाथ को ऐसे लटका के रखना है, वो लोहे का जो रहता है उसको हम बेड से अटैच कर देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोकेंटर। या पेशेंट को कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ है तो उसमें हम लोहे का ऐसे पैर को ऊपर करके ऐसे रखना है, तो नीचे हम लोहे के जो बने हुए रहते हैं उनका हम यूज़ करते हैं ताकि सर्कुलेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से उसमें होता रहे, पेशेंट को पेन एंड डिस्कम्फर्ट को हम रिड्यूस कर पाएँ, राइट। चलिए आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।